जय हिंद, जय माँ भारती। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका साउथ राष्ट्र कोचिंग संस्थान पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ राजनीति विज्ञान 12th आर्ट्स के सभी विषयों की चैप्टरों की एक श्रृंखला। ये चैप्टर प्राप्त करने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि यह वीडियो आपको प्राप्त होते रहे और मैं अन्य वीडियो इस प्रकार से बनाता रहूँ। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मैं, स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी उत्सव की। और आज चालू करते हैं हम लोग अध्याय 4, शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर से मालूम पड़ रहा है शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। शक्ति के वैकल्पिक केंद्र मीन्स शक्ति के अन्य कौन से केंद्र थे, सेंटर कौन से थे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि सन 1991 के बाद ध्रुवीकरण, दो ध्रुवीय व्यवस्था, शीत युद्ध की व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी थी और मात्र एक शक्ति हमारे सामने उभर के आई थी, वो था अमेरिका। अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम हो गया था। सोवियत संघ के विखंडन के बाद मात्र एक ही वर्चस्व बचा था, वो था अमेरिका, महाशक्ति के रूप में। अमेरिका का प्रभुत्व कम करने के लिए शक्ति के नए नए वैकल्पिक केंद्र बनाए गए, नए नए संगठन बनाए गए, क्षेत्रीय संगठन बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, जिनको कहा गया शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। इसमें मुख्य रूप से यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क आदि देश, जो कि अमेरिकी प्रभुत्व को कम कर सके, अमेरिका की शक्ति को कम कर सके, है ना, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उस समय उभर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में छोटे छोटे देशों ने मिलकर, बड़े सब देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे कहा गया यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मौलिक सदस्य थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। मुख्य कार्य करना प्रारंभ इसने, जैसे देखा जाए तो 1993 से प्रारंभ किया था। वर्तमान में इसमें 28 संख्याएं देशों, एक बहुत बड़ा संगठन है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का गठन किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसमें होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आएगा आयोग। इसमें आयोग होता है और 17 सदस्य इसमें 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरा होता है इसका संसद, दूसरा होता है इसका मुख्य देखा जाए परिषद। परिषद में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं परिषद के अंदर। तीसरा होता है इसका संसद बोलते हैं सांसद। इसमें कुल मिलाकर 518 सांसद होते हैं और प्रत्येक देश से अलग अलग संख्या में उनके अंशदान के हिसाब से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसी से 5, किसी से 10, किसी से 8, किसी से 25, इस प्रकार से अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है। इसका सचिवालय, मुख्यालय कहाँ होता है, सचिवालय और मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। न्यायालय, इसके न्यायालय को उपाय का न्यायालय या न्याय का न्यायालय भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें 15 जज और 9 वकील होते हैं। इसमें 15 जज और 9 वकील आपके होते हैं। इन सब देशों ने मिलकर एक मुद्रा जारी की ताकि व्यापार में दिक्कत ना आए, आर्थिक स्थिति ठीक रहे। उस मुद्रा का नाम दिया है यूरो, और सभी ने मिलकर 2002 में इसको स्वीकार किया था कि यूरो नाम की मुद्रा उन देशों में चलाई। इस संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या था, यूरोपीय देश के लोगों ने संगठन क्यों बनाया, क्या उद्देश्य था, क्या सिद्धांत था। उद्देश्य सिद्धांत लगभग जैसे होते हैं, बताऊंगा मैं आपको। उन देशों का विकास करना था, उनका जीवन स्तर, उन लोगों में जो उन देशों में लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर उठाना था, उनको आत्मनिर्भर बनाना था, उनमें परस्पर विश्वास कायम करना था। मुख्य रूप से उनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे ले जाना था और विश्व मंच पे उनकी बात को रख सके दमदारी से, इसका प्रयास उनको करना था। यह इसका उद्देश्य और सिद्धांत इसके देखा जाए। अगला आता है इसी प्रकार का आसियान। आसियान क्या है, ये भी प्रश्न बनता है आपका। आसियान क्या है, तो आसियान, इसका नाम है आसियान। आसियान नाम किसे रखा, तो ए से बनता है आपका एसोसिएशन ऑफ, एस से बनता है साउथ, ई से बनता है ईस्ट, ए से बनता है आपका एशियन और ए से बनता है नेशन। इस प्रकार से इसका नाम हुआ आसियान। इसको हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी
जकार्ता में इसका मुख्यालय, सचिवालय, मेन इसका ऑफिस है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इसके मौलिक राष्ट्र थे। मौलिक राष्ट्र मतलब जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसको आगे बढ़ाया था, वो मौलिक राष्ट्र थे मुख्य रूप से देखा जाए। मुख्य रूप से इसमें ब्रुनेई, लाओस, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, वर्तमान में इसमें जो देखा जाए तो 10 संख्या इन देशों की, इन्हें कहा गया था आसियान। आसियान के उद्देश्य सिद्धांत भी लगभग उसके जैसे ही, जैसे कि मैंने आपको यूरोपीय संघ के बताए थे, जैसे कि विकास करना, जीवन में सुधार लाना, आत्मनिर्भरता, परस्पर विश्वास, वो के वही इसके उद्देश्य व सिद्धांत थे। इन क्षेत्रों का विकास करना था। आसियान जो देश थे उनका विकास करना था। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो विकास, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो देश सम्मिलित थे उनका विकास करना। अब हम बात करते हैं अगला शक्ति का नया वैकल्पिक केंद्र कौन सा बना? तो शक्ति का नया वैकल्पिक केंद्र जो अमेरिका को टक्कर दे सके वो मुख्य रूप से बना चीन। क्योंकि मैंने बताया सोवियत संघ का विखंडन हो चुका था, खंड खंड में बढ़ चुका था, वही एक टक्कर देता था। तो चीन ने किस प्रकार से तरक्की करी उसको हम समझेंगे। उत्तर माओ काल में आर्थिक शक्ति के रूप में चीन एक नई शक्ति के रूप में उठा। उत्तर माओ काल 1978 में आर्थिक बदलाव किए गए, या निजी और अर्ध निजीकरण उद्योगों को किया गया, तो सरकारी निजीकरण भी किया गया। देखा जाए प्रशिक्षित लोगों को यहाँ विदेशों में बसाया गया। बसना या प्रशिक्षित लोग विदेशों में जाके बसे तो उन्होंने देश के लिए यहाँ पे पैसा भेजा, यहाँ पे आर्थिक सहायता की, जिससे देश का विकास हुआ। अगला आता है हमारा अन्य देशों से व्यापार। चीन ने अन्य देशों से व्यापार बढ़ाया ताकि वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा 1971 में चीन सुरक्षा परिषद का सदस्य बना, परमानेंट मेंबर बना। यह भी उसके लिए बहुत बढ़िया बात हुई, जिससे कि वो आर्थिक विकास करता चला गया। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की यात्रा ने भी उसको बहुत लाभ पहुंचाया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बहुत लाभ पहुंचाया। चीन का भारत, रूस, ब्राजील से संबंध, शांघाई संबंध भी एक बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ, जो चीन को आर्थिक स्तर को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन को 2000 बताते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2040 तक चीन विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरेगा, महाशक्ति कहलाएगा। अब बात करते हैं भारत चीन संबंध। तो भारत चीन संबंध किस प्रकार के रहे, किस प्रकार में मतभेद बढ़े, किस प्रकार से सुधार हुआ, हम इससे बात करते हैं। भारत चीन संबंध प्रमोद काल रहा भारत चीन संबंध में 1949 से 57 तक का मानते हैं। भारत ने चीन की स्थायी सदस्यता के लिए सघन प्रयास किया कि चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। भारत का न हो तो चीन को प्राप्त हो। चीन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, भारत में यह प्रकार का तर्क दिया और चीन को स्थायी सदस्यता उस समय दिलवाई थी। मुख्य रूप से देखा जाए तो 1954 में पंचशील के सिद्धांत पर भी हस्ताक्षर हुए थे। हम देखिए तनाव काल 1957 से 58, मतलब 1900 जो प्रमोद काल था हमारा 49 से 57 तक, इस समय दोनों देशों के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजते थे कि हिंदी चीनी दोनों भाई भाई हैं, किसी बात का नरूस आपस में नहीं होना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे उस समय गूंजते थे। देखा जाए अगला आता है तनाव काल। इसको बोलते हैं 57 से 78 तक, 57 से 78 तक तनाव काल रहा। तनाव काल क्यों कहा रहा? क्योंकि बौद्ध गुरु दलाई लामा जब तिब्बत से निष्कासित किए गए तो भारत में शरण ली। भारत में शरण जब दी गई, हम क्योंकि हम हर व्यक्ति को शरण देते हैं जो कि बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, जो उन्हें शरण दी तो ये चीन को ये बात अच्छी नहीं लगी और चीन ने 1962 में हम पर हमला कर दिया। जब विश्व दबाव बना तो उसने 21 नवंबर को विराम कर दिया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध का विराम लगा दिया उसने। तो इस प्रकार देखा जाए तनावपूर्ण काल रहा है हमारा 57 से 58 के बीच में। संवाद काल 1978 के बाद हमारे देश के बीच में कई वार्ताएं हुई, लेकिन वार्ताएं विफल भी रही। सीमा के बारे में कई वार्ताएं हुई, सीमा विवाद के रही, वार्ताएं विफल रही, वो भी अड़ा रहा और हम भी इस प्रकार से। अंत में देखा जाए तो फिर व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सहमति बनी। चीन के राष्ट्रपति जब शी जिनपिंग भारत में आए और नरेंद्र मोदी से मिले तो अन्य बातों पर भी हमारे बीच में समझौते हुए, जिससे हमारे रिश्ते प्रगट हुए। हम बात करते हैं पंचशील। पंचशील क्या था? तो 29 अप्रैल 1951 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के मध्य में एक समझौता हुआ जिसे कहा गया पंचशील। पंचशील मतलब 5 आचरण। अगर विश्व के देश 5 आचरण इस प्रकार के अपनाएं तो कभी किस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, सभी विश्व में सभी लोग शांति से रहेंगे। हम बात करते हैं पहले समान आदर।
दोनों एक दूसरे का आदर करें, पहली नीति ये अपनाएं, एक दूसरे का समान आदर करें, अनाक्रमण की नीति, कोई भी पहले आक्रमण ना करें, दोनों देश समान स्थिति में रहे, हस्तक्षेप की नीति, दूसरे देश में कभी कोई हस्तक्षेप ना करें, तीसरा चार समान हित, चौथा समान हित, सबका समान हित देखें, पांचवा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, मतलब सब दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से रहे, वो उसके जीवित रहे और ये भी जीवित रहे, जियो और जीने दो का नारा प्रबल करें। ये इसका मुख्य उद्देश्य था पंचशील का। 5 आचरण अपनाए सभी देश तो देश हमेशा जीवित रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़े कभी नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें डोकलाम विवाद। तो 2017 में भारत और भूटान तिब्बत के बीच में, मतलब चीन का जो हिस्सा है, एक क्षेत्र है डोकलाम, जिस पर वो सड़क का निर्माण कर रहा था। भारत ने इसका विरोध किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 72 दिन तक दोनों की सेनाएं डटी रही। अंत में जाके उनकी सेनाएं पीछे गई, हमारी सेना भी पीछे, जहाँ की थी वहाँ पर आई, और इस प्रकार से डोकलाम विवाद उस समय पूर्ण हुआ था। जय हिंद, जय माँ भारती। मेरे इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें।